दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं का 10th क्लास का एक्सरसाइज 1C से पहला पार्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी करवा चुका हूँ, जिसमें दो पार्ट थे। अब देखते हैं, ये हमारे एक्सरसाइज 1C है, इसमें पहला पार्ट है ये हमारा। और इसमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वो केवल इसी टाइप के क्वेश्चन है। इसमें सिद्ध करवा रहा है परमेय संख्या है नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। सब में बोल रहा है, किसी में बोलेगा परमेय संख्या नहीं है, किसी में बोलेगा अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 3 नंबर दे के आए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा गया था और ये 3 नंबर में आता है। तो यहाँ से आपके 3 नंबर पक्के होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको स्किप नहीं करना है, ये क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन करने हैं। क्वेश्चन बड़े नहीं होते हैं, बस उनकी लैंग्वेज होती है वो बड़ी होती है, इसके अलावा बाकी के सब क्वेश्चन आसान होते हैं। देखिए क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको जो भी ये संख्या दे रखी है इसको आप मानेंगे परमेय संख्या। वो हमेशा अपरमेय सिद्ध करवाएगा, अपरमेय बोलेगा या परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। और इसका मतलब क्या है, अपरमेय संख्या है। तो हमेशा क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम इसका उल्टा मानेंगे। उल्टा मतलब परमेय संख्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या से दो जाती है तो परमेय संख्या सिद्ध नहीं होगी, तो इसका उल्टा क्या होगा, अपरमेय संख्या होगी। तो हम इसको सबसे पहले क्या मानेंगे, माना 3√3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है तब ऐसे बोल सकते हैं, अतः बोल सकते हैं, अतः 3√3 बराबर a/b। अब देखिए a/b क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था शुरुआत में, या नहीं देखा हो आपने तो देखें। a/b जब भी कोई संख्या परमेय होती है वो हमारे a/b के रूप में होती है। तो इस संख्या को हमने परमेय माना है, तो इसके बराबर में क्या आएगा, a/b। जब भी कोई संख्या परमेय होती है तो वो a/b के रूप में होती है। अगर ये संख्या परमेय है तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगी। अब जहां a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं और b डज नॉट इक्वल 0, और जो b का मान है वो 0 नहीं होगा। तो सहअभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी, सहअभाज्य संख्याएं वो होती है जिनका एचसीएफ 1 निकलता है। एचसीएफ कितना निकलता है, 1 निकलता है। देखें, अब देखें इसमें क्या करना होता है, जो भी यहाँ पर पूर्णांक नंबर होता है, जो भी यहाँ पूर्णांक नंबर होगा उसको हम इस सामने वाली संख्या के बट्टे में ले जाएंगे। तो यहाँ पर होगा √3 इक्वल टू a/3b। जो भी यहाँ पर पूर्णांक था, जे √ वाली संख्या यहाँ पर छोड़ देंगे, बाकी का जो भी होगा वो सामने वाले कहाँ लिख देंगे, बट्टे में, क्योंकि ये संख्या हमेशा कहाँ आती है, नीचे आएगी। तो इसको नीचे ले जाएंगे तो a/3 भी हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आप लिखेंगे और यही लैंग्वेज प्रत्येक क्वेश्चन में चलेगी। केवल क्वेश्चन इतना सा होता है, इसमें लैंग्वेज बड़ी होती है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले चूंकि जो भी संख्या यहाँ पर इधर लिखी होगी उसके बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से a, b और 3 है, क्योंकि a, b और 3 पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। इसलिए a/3b एक परमेय संख्या होगी। अब देखें, a, b और 3 क्या पूर्णांक है, जितने भी दे रखे यहाँ पर क्या पूर्णांक है, तो इसलिए a/3 भी क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी।
इसलिए इसलिए लिख चुके हैं, यहां लिखेंगे अतः अतः अंडूर तीन भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडूर तीन एक परमेय संख्या है। अब देखें, पहले इस लैंग्वेज समझें। क्योंकि ये ए बी थ्री पूर्णांक, इसलिए ए अपॉन थ्री भी एक परमेय संख्या होगी, अतः अंडर थ्री भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। अगर देखो क्या होता है, प्रत्येक क्वेश्चन में एलएचएस उसके बराबर होनी चाहिए आरएचएस की। अगर ये परमेय संख्या है तो अंडर तीन में क्या होनी चाहिए, हमारी परमेय संख्या होनी चाहिए, अतः अंडर तीन भी एक परमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हमें मालूम है इस संख्या हमारी कैसी है, अंडर तीन अपरमेय संख्या होती है। अंडर तीन कैसी होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो अंडर तीन कैसी संख्या हमारी अपरमेय, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर तीन एक परमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि हमने इसको एक क्या माना था, परमेय संख्या माना था। तो यहां लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है कि क्या माना था हमने, कि अंडर तीन एक परमेय संख्या है, ये विरोधाभास हमारी जो परिकल्पना के कारण होता है, क्योंकि हमने इसको क्या माना था, परमेय संख्या माना था। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है कि तीन अंडर तीन एक परमेय संख्या है। अर्थात डायरेक्टली बोल सकते हैं, अर्थात तीन अंडर तीन एक परमेय संख्या नहीं है, अब यहां पर देखो, अगर ये तीन अंडर तीन एक परमेय संख्या नहीं, तो इसका मतलब क्या है, अर्थात तीन अंडर तीन एक परमेय संख्या नहीं है। फिर दोबारा समझ लिए, ये क्वेश्चन आप एक अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, जो भी यहाँ संख्या हो उसके बारे में लिख दो। हमेशा यहाँ आपको ये संख्या बनानी है परमेय, तो ये लिखेंगे पूर्णांक, इसलिए a/3 भी एक परमेय संख्या होगी। अतः इधर जो भी लिखा होगा, अंडर तीन लिखा है तो अंडर तीन भी एक परमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास का मतलब क्या, अपोजिट प्राप्त होता है कि अंडर तीन एक परमेय संख्या है। यहां पर परमेय नहीं होगा, यहां पर होगा एक अपरमेय होगा। ये क्या होगा, अपरमेय, क्योंकि जो हमारी अंडर तीन है वो कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। अंडर तीन क्या है, एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है कि तीन अंडर तीन एक परमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के, हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या माना था हमने, परमेय संख्या माना था। जो हमने माना था वो यहाँ लिख दिया, अर्थात तीन अंडर तीन एक परमेय संख्या नहीं है। तो ये लैंग्वेज आपको, ये वाली लैंग्वेज क्या करनी है, प्रत्येक क्वेश्चन में सेम लिखी जाएगी। बस क्या होगा, यहाँ पर जो संख्या चेंज होगी वही यहाँ संख्या चेंज होगी। अब अगला सवाल कराऊंगा, देखिए सेम लैंग्वेज होगी, कुछ चेंज नहीं आएगा, थोड़ा चेंज आएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिया है मैंने, दो क्वेश्चन में इसके बाद में कराऊंगा, क्योंकि मैं एक ही टाइप में पहले क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसके बाद हम दो करते हैं, ठीक है।
3 नहीं, 3 के बाद जो भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे पहले हम वो करेंगे, फिर हम करेंगे लास्ट में 2 वाला क्वेश्चन, क्योंकि वो टाइप अलग है, ये वाला टाइप अलग है, तो हम पहले इस टाइप क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। तो माना, अब देखो आपको वही करना है, पहले यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है उसको हम क्या मानेंगे, परमेय संख्या। तो 3 + 2√5, ठीक है। अब 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 3 + 2√5। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी पूर्णांक नंबर होते हैं उनको इधर ले जाते हैं, उधर साइड में ले जाएंगे। तो 2√5 a/v -3 2√5 बट्टे में b हो गया a। अब b का गुणा करेंगे 3 में, तो कितना आएगा 3b। अब देखें ये पूर्णांक है तो इसको भी कहां ले जाओ, उधर a/3b a/3b। अब 2 बट्टे में आएगा तो कितना हो जाएगा 2b। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो रूल वाली संख्या है उसको एक तरफ करना है, बाकी के सब नंबर करने एक तरफ। अब आपको वही लैंग्वेज लिखनी है, फिर से आपको लैंग्वेज लिख के बता दे रहा हूं पूरी एक दो बार आप लिखेंगे, फिर आपको आसान लगेगी। पहले पहले क्या बताया था, पहले आप लिखेंगे चूंकि, जो भी इस संख्या के बारे में इधर लिखा हुआ उसको लिखेंगे। अब क्या a b 2 3 a b 2 3 है, तो यहाँ लिखेंगे a b 2 और 3 पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, इसलिए अब जो संख्या लिखी होती है उसको लिख लें, a-3b/2b एक परमेय संख्या होगी। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, एक लाइन आपकी कंप्लीट होगी, पहले इसके बारे में लिखना है, क्योंकि a b 2 और 3 पूर्णांक है, इसलिए ये एक परमेय संख्या होगी। अब देखो क्या लिखा है, अब आपको इसके बारे में लिखना है, इसके सामने अतः √5 भी एक परमेय संख्या होगी। अब आपने इसके बारे में लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, √5 भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का विरोध, क्योंकि ये √5 में कई संख्या होती है, अपर में होती है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या संख्या है, अपरमेय संख्या है, तो अब आपने इसके बारे में लिख दिया, क्या संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब यहां लिखेंगे आप, अब ये विरोधाभास क्यों कारण हो रहा है, क्योंकि जो हमने माना था ये हमारी कल्पना के कारण हो रहा है, क्योंकि हमने क्या मानी थी, एक परमेय संख्या मानी थी। तो यह है विरोधाभास परिकल्पना के कारण है। किसके कारण है, परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है कि यह एक परमेय संख्या है। आप ये लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, एक लाइन और शॉर्ट कर सकते हैं, लिख के प्राप्त होता है, अर्थात यहां लिख दे, अर्थात जो संख्या लिखी है इसको लिख सकते डायरेक्ट यहां पे 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। यहां पर मैंने आपकी एक लाइन शॉर्ट कर दी, वो वाली, प्राप्त होता है कि ये संख्या है, वो कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो इस तरह से आपकी लैंग्वेज अभी बड़ी लग रही है, जब आप 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफी आसान लगेगा
और ये 3 नंबर का क्वेश्चन 99.99% 100% आता है ये क्वेश्चन। तो इसके बहुत ही कम चांस होते हैं जब ये नहीं आए। तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको पक्का करना है यदि आप 3 नंबर चाहते हैं तो। बस लैंग्वेज बड़ी है, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप खुद ही देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको सरल लगने लगेगा। बस आपके यहाँ पर 3-4 स्टेप होते हैं, लैंग्वेज सब में सेम रहेगी, सब में कुछ बस यहाँ चेंज आता है और जो होगा वो यहाँ चेंज आएगा। बाकी की लैंग्वेज क्या बिल्कुल डिक्टो सेम है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। वैसे क्वेश्चन नंबर हमारे 3 है, पर मैं यहाँ पर मैंने बताया था आपको जो टाइप है हमारे टाइप, जिस टाइप के क्वेश्चन है उसी टाइप के करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस क्या है, पहले आपका मैंने 1 कराया, अब फिर 3, अब करा रहा हूँ 5, क्योंकि जिस टाइप के एक टाइप क्वेश्चन है पहले वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप रहेगा तो आपको भी समझने में आसानी होगी। अब क्या बोल रहा है इसमें, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपर में संख्या है। तो आपको वही करना है सेम। पहले क्या करेंगे, आप एक पर में संख्या मान लेंगे, अतः 2 + √2। ठीक है, यहां लिख लेंगे। अब मैंने कहा था जो भी पूर्णांक है इसको उधर ले जाएंगे, तो √2 यहां लिख लें, a/b माइनस का 2 हो जाएगा ये √2 a/b। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एलसीएम ले लेना, तो बट्टे में क्या आएगा b, अब b का गुणा करेंगे 2 में कितना आएगा 2b। अब आपकी वही लैंग्वेज रहेगी सेम। एक बार इसमें लिख दे रहा हूं, इसके बाद आप खुद ही लिखेंगे, ये लास्ट बार लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे चूंकि ए बी और 2 है, इसमें क्या है a, b और 2 पूर्णांक हैं, क्या है पूर्णांक है, इसलिए संख्या लिखी हुई है a-2b अपॉन b एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी, परमेय संख्या होगी। अतः √2b एक परमेय संख्या होगी। परंतु, तो यहां से मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, क्योंकि a b और 2 पूर्णांक है, इसलिए a-2b अपॉन, इस संख्या के बारे में लिखेंगे, पहले लिखेंगे इस संख्या के बारे में, इस संख्या के बारे में लिखेंगे। ये क्या है, a-2b अपॉन b एक परमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर कोई नंबर तो नहीं होता, इसको बट्टे में ले आते होगी। अतः √2b एक परमेय संख्या, √2b एक परमेय संख्या होगी। परंतु आप लिख लें, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है, अर्थात ये लिखा हुआ है 2 + √2 एक अपरमेय संख्या है। हो गया, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। ये उससे भी आसान था, केवल 2 को इधर ले जाना था, बट्टे में भी आ गया, a-2b इतना ही करना होता है। उसके बाद लैंग्वेज है बिल्कुल सेम डिक्टो लिखनी है आपको। तो 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, तीनों में लैंग्वेज सेम थी, बस यहाँ पर थोड़ा चेंजमेंट था, बाकी की लैंग्वेज क्या है, सेम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6वें का 2 पॉइंट है। 6वें क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला दूसरा 3 पॉइंट है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो इसी टाइप का है, तो मैंने ये टाइप लिख लिया है। तो आपको क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे मानना है इसका उल्टा, तो 7√5 कैसी संख्या मानेंगे, एक अपरमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे 7√5। अब मैंने आपको बताया जो भी यहाँ पूर्णांक होता है वो कौन ले जाते हैं, बट्टे में, तो a अपॉन कहाँ आएगा 7b। तो ये सेम पहला वाला क्वेश्चन का आया था, सेम डिक्टो वही है। क्या लिखते हैं हम, यहाँ लिखेंगे, बता दे रहा हूं पहले आपको, अब आपको लिखना है, मैं समझाऊंगा यहाँ पर। पहले इस संख्या के बारे में लिखेंगे, चूंकि a, b और 7 पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b एक परमेय संख्या होगी। अतः √5 भी एक परमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है, अर्थात 7√5 एक अपरमेय संख्या है।
तो आपने लैंग्वेज लिख दी और ये लिख दिया, 3 नंबर मिलेंगे पूरे। बस लैंग्वेज सेम है, आपको ये करना है, मैंने आपको ये तरीका फॉलो रखना है, आपको केवल अंडरवुड वाली संख्या यहाँ पर छोड़नी है, बाकी का सब इधर लेके आना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप नोटबुक पे नोट कर रहे हैं तो पूरा पूरा क्वेश्चन करें। यदि आप 3-4 बार लिखेंगे तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और आपके पक्के हो जाएंगे। देखे नहीं, पूरा क्वेश्चन उतारें और उससे पूरी पूरी लैंग्वेज को लिखें, क्योंकि लिखेंगे आप 4-5 बार, फिर आपको लिखने से ही लैंग्वेज ज्यादा हो जाएगी, फिर आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कराया था, अब ये थर्ड पॉइंट है हमारा। इसमें बोला 6 + √2, तो यहाँ लिखेंगे 6 + √2, जो केवल एक टाइप है, मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन लिए, इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ 6 + √2 आ गया, तो आपने इसको मान लिया एक परमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे 6 + √2 और √2 यहाँ लिख लें a/b। 6 कहाँ आएगा इधर, बट्टे में क्या है आपका v, एलसीएम यहाँ लिखेंगे a, b का करेंगे 6 में गुणा तो क्या आएगा 6b। अब आपको लैंग्वेज फिर मैं बोल रहा हूं, लैंग्वेज वही है सेम। पहले क्या लिखते हैं, पहले हम इस संख्या के बारे में लिखते हैं, 1,b और 6 पूर्णांक है, इसलिए a - 6b/b एक परमेय संख्या है या होगी, अतः √2 भी एक परमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है, अर्थात 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। इस तरह से आप पूरी लैंग्वेज को लिख सकते हैं और ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये वाला। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7 है, √3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको परमेय मानना है। √3 - 1 एक क्या है, परमेय संख्या है, तो आपको यहाँ लिख लेंगे √3 - 1। अब देखिए पूर्णांक कौन सा है, अंडर वाले को यहाँ लिख लीजिए a/b। अब 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। एलसीएम आपका बट्टे में b है, b लिख लें। अब b का गुणा a में करेंगे, b का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा आपका, आएगा ये b। तो यहाँ आप इस तरह से इसको पूरा भी लिख सकते हैं, यहीं पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 अलग है, ये अलग है। अब नीचे एक और करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें आप लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज आपकी वही है, इसमें 2 ही आ रहे हैं, a और b, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a + b/b एक परमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है, अर्थात √3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, क्योंकि बाकी सब सेम है, यहाँ करना होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा 7 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें बोला सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। तो पहले क्या करना है, आपको परमेय मानना है। तो √5 - √3 एक परमेय संख्या है, तो यहाँ आप इस तरह से लिखेंगे √5 - √3। अब क्या करना है, यहाँ पर दोनों संख्या हमारी क्या है, रूट है। तो आप यहाँ करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, √5 - √3 a² / b²। तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इस तरह से a², तो √5 का करेंगे स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2। a क्या है, √5, b क्या हमारा √3, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। अब ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a² + b² - 2 a ये रहा, v ये रहा, a²/b²। अब √5 जब भी किसी अंडूड वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो अंडूड हट जाता है। तो यहाँ पर 5 + 3 अंडूड हट गया यहाँ से, माइनस।
अब देखो 5 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा 15 और ये बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 3 5 कितना हुआ 8 माइनस 2 रूट 15 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखेंगे यहां पर इस संख्या को या ऐसा कर रहे हैं, इस संख्या को उधर ले जाएं, इसको ऐसा कर रहे हैं 8 को यहीं लिख दो, इस संख्या को उधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब जी माइनस की संख्या इसको ले जाएंगे उधर तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट का 15। हमने क्या किया 8 को यहीं लिख दिया, इस संख्या को उठा के लाए इधर तो माइनस की हो गई, इस संख्या को लेके उधर। अब देखें यहाँ एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम लेने पर क्या होगा, नीचे क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख रहे हैं, यहाँ बी स्क्वायर गुणा करेंगे 8 में तो कितना आएगा 8 बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। जे आपका बी स्क्वायर लिखा है तो बी स्क्वायर लिख लो। अब बी स्क्वायर गुणा करो 8 में तो 8 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2 रूट 15। अब देखें, अब ये मैंने बताया था आपको जो रूट वाली संख्या होती है उसको छोड़कर बाकी का सब ले आते हैं एक तरफ, तो ये 2 और है तो 2 कहाँ आएगा इधर, 8 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 कहाँ आएगा बट्टे में तो 2 बी स्क्वायर बराबर रूट 15। तो ये 2 था, इसको हमने इधर ले आए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट का 15 8 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 बी स्क्वायर, वो भी ठीक। अब देखो हम यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा था, इसको हम यहाँ लिखते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं और ये भी हमारा ठीक है, पर आप ये सोच रहे हैं कि इधर इस बार इधर अंडूट आ, इसको हम इधर लिख लेते हैं, तो अंडूट 15 लिखा हुआ है ये, इस संख्या को लिख सकते हो उधर, तो 8 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर, तो इसको इधर लिख दिया और इस वाली को संख्या को इधर लिख दिया। अब देखो आप वही करना है आपको, क्या अब लैंग्वेज लिखनी है, क्योंकि अब यहाँ पर देखें ए 1 बी 2 और 8, 1 बी 2 और 8 पूर्णांक है, इसलिए ये वाली हमारी संख्या है, इसलिए ये लिखेंगे ये संख्या एक परमेय संख्या होगी, अतः अंडूड 15 भी एक परमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडूड 15 एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है, अर्थात अंडूड 5 माइनस अंडूड 3 एक अपरमेय संख्या है। तो आपको वही लैंग्वेज लिखनी है, इसमें क्या था, दोनों अंडूड संख्या आई तो आपको क्या करना, दोनों बच्चों का वर्क करना था, वर्क कर लिया आपने। वर्क करने के बाद आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को किया, ए माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे। अब जो भी रूट वाली संख्या तो इसको एक तरफ किया और बाकी का सब किया एक तरफ किया, तो इस तरह से ये हमारा आ गया समीकरण। अब जहां तक आया तो यहां से आने के बाद आपको वही सेम लैंग्वेज लिखनी होती है, पहले इसके बारे में लिखेंगे फिर इसके बारे में तो लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। जो भी क्वेश्चन आपके छूट गए वो मैं अभी कराता हूं, ये क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। क्या करना है आपको, वही नियम रहेगा, पहले क्या करेंगे आप इसका उल्टा मानेंगे, परमेय संख्या मानेंगे। तो इसको क्या मानेंगे, 2 प्लस रूट 3 एक परमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 एक परमेय संख्या हो गई। अब क्या करना है, जो पूर्णांक है हमारा उस पर एक तरफ ले जाएंगे आप, a अपॉन बी। अब 2 को इधर करें, माइनस का हो जाएगा 2 ये। अब देखें यहाँ पर a लिख लिया आपने, ये अब b का गुणा करें 2 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b। अब देखें, अब आपका ये हो गया। अब आपको केवल क्या लिखनी है, लैंग्वेज लिखनी है। पहले संख्या के बारे में लिखेंगे आप, चूंकि a, b और 2, a, b और 2 पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 2b अपॉन b एक परमेय संख्या होगी, अतः अंडूट 3b एक परमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडूट 3 एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है, अर्थात 2 प्लस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन छोटा था, वैसा ही था जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे।
केवल आपको ये लिखना है और उसके बाद लैंग्वेज है वो सेम लिखनी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस रूट 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही करना है, पहले आपको क्या करना होगा, परिमेय संख्या मानेंगे तो 4 माइनस 3 रूट 2, 4 माइनस 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो यहां लिखेंगे 4 माइनस 3 रूट 2, ए अपॉन बी लिख लिया। अब देखें क्या करें, पूर्णांक है तो पूर्णांक को पहले इधर ले जाएंगे तो माइनस रूट 2 बचेगा। तो देखें यहां पर क्या करें आप, क्योंकि माइनस वाला है तो आप पहले इस संख्या को इधर ले आए, होने को ऐसे हो जाएगा, तो ये इस संख्या को इधर लेके आएंगे तो माइनस का ए अपॉन बी हो जाएगा। अब ये माइनस की तो इसको ले आए उधर, जब भी माइनस का ये वाली संख्या हमारी माइनस की आए तो हमेशा इसको उधर ले आए और इस वाले को इधर ले आए। दोबारा ध्यान दें, ये माइनस की आए तो इसको ले आए उधर, इस वाले को ले आए इधर, तो माइनस की एक इसकी हो जाएगी हमारी प्लस की। ठीक है, अब यहाँ बट्टे में क्या है बी, बी का गुणा करेंगे 4 में तो क्या आएगा 4b माइनस ए, ये 3 रूट 2। अब देखें 4b माइनस ए, 3 कहाँ आएगा बट्टे में तो ये हो जाएगा हमारा 3b। अब इधर क्या बचेगा रूट 2, क्योंकि 3 इधर आ गया तो ये हमारी संख्या बनी 4b माइनस ए अपॉन 3b। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं और इसको उधर लिख दीजिए, जैसे कि आप शुरू से करते आए इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा ठीक है। तो ये हमारा बन गया लास्ट समीकरण। अब देखें आपको लैंग्वेज लिखनी है, पहले इसके बारे में लिखना है a, b, 3 और 4, a, b, 3 और 4 पूर्णांक है, इसलिए ये संख्या हमारी कौन सी 4b माइनस ए अपॉन 3b एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है, अर्थात 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन जितने में कराए सभी टाइप, सबका टाइप एक था। अब देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन अलग टाइप के हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट होता है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखें अब क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया था, बाद में कराऊंगा, ये थोड़ा सा टाइप अलग है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें 2 ही टाइप थे, एक टाइप जितने भी टाइप थे मैंने क्वेश्चन करवा दिए। अब ये सेकंड टाइप है उसका, अब देखें इस क्वेश्चन को। और एग्जाम में इस बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर √2 आया था, √5, √7 इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम क्या मानेंगे, वही आपका सेम प्रोसेस है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए क्या करना है आपको, √5 बराबर ए अपॉन बी, यहां आपको सेम लिखना है वही, यहां पर भी सेम रहेगा आपका ए अपॉन बी। अब आपको देखो क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा आपका b √5 इक्वल टू ए, ये टाइप आपका अलग है। अब देखें यहां पर दोनों पक्षों का करेंगे स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा b² हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर करते हैं किसी का भी तो ये √5 का क्या हो जाएगा 5b², ये हो जाएगा हमारा a²। तो यहां से हमारा a²। अब देखें अब a² का मान हमारा ये हो गया। अब जो a² है अगर मैं यहां पर लिख दूंगा 5 से तो क्या होगा, ये 5 से विभाजित हो जाएगा, इसको सीधे करके लिख लीजिए, a² इधर लिखेंगे, a² बराबर 5b²। पहले इसको लिख लिया, अब इसको लिख लिया, तो क्या किया हमने इसमें, हमारा नया क्या आया, यहां से हमने b का गुणा इधर कर दिया, तो b√5 बराबर है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये आपका सेम तरीका रहेगा। एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस तरह का, ये b² हो गया, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो गया, ये a²। अब देखो a² को इधर लिख दो 5b² को। अब देखें यहां से कहानी, अब जो a² है, a² का मान हमारा 5b² है, a² का मान क्या है 5b² है, तो जो a² का मान है 5b² है, इसका मतलब जो a का मान है वो उसमें 5 आ रहा है। अगर मैं इसमें 5 से भाग दूं तो 5 से भाग देने पर क्या होगा, ये कट जाएगा,
5 से भाग देने का मतलब क्या होता है, 5b² लिखा हुआ है, इसमें 5 से हम भाग दें तो क्या होगा, कट जाएगा 5, तो 5 से क्या हो रहा है, ये विभाजित हो रहा है, 5 से हो रहा है विभाजित। इसका मतलब जो a² का मान है वो 5 से विभाजित है, तो यहाँ लिखेंगे a² 5 से विभाजित है, a² क्या है, 5 से विभाजित है, तब a भी 5 से विभाजित होगा, तो यहाँ लिखेंगे a² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, a² 5 से क्या है, विभाजित है, तब a भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब आपको उसमें लैंग्वेज कौन सी थी, अलग थी, अब आपको इसमें ये लैंग्वेज आपको कैसे समझ लिए, याद कर लेनी है, समझ लेनी है। तो a² यहाँ पर 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, समीकरण नंबर अभी इसको 1 मान लीजिए क्योंकि ये हमारा बाद में काम आएगा। तो a² 5 से विभाजित है, तब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर a² लगा हुआ है, यहाँ पर लिख दी, तब a भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर अगर ये मान आएगा तो वो 5 से हमारा क्या होगा, विभाजित होगा। तो लेकिन a² 5 से विभाजित है, तब a भी 5 से विभाजित होगा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिए। तब अब यहाँ लिखेंगे, तब यहाँ पर तब हमारा, अब देखें यहाँ पर a बराबर हो जाएगा हमारा, a बराबर 5c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5c, क्या हो जाएगा, 5c। अब देखें 5c हो गया। अब देखें यहां पर, अब a का मान, अब जहां c क्या है, जहां c एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। देखें यहां मैं लिखा तब a भी 5 से विभाजित होगा, तब a भी 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब इसमें ही 5 आना चाहिए, क्योंकि इसने बोला a भी 5 से विभाजित होगा। तो अभी यहाँ ये a² 5 से विभाजित था, तो यहाँ पर a² था, हमने बोला a भी 5 से विभाजित है, तो यहाँ क्या आएगा a। अब 5c, अब b² की है, कुछ भी कोई पूर्णांक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ c, अब c क्या है, यहाँ पर एक पूर्णांक है। अब इस a के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, a के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब देखें समीकरण 1 में रखेंगे तो आप यहां देखें, इसको समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण नंबर 1 है तो यहां होगा a², समीकरण 1, तो यहां a का मान है, तो a का मान, तो एक यहां क्या हमारा 5c², 5c, a का मान क्या हमारा 5c, तो यहां पर लिखेंगे 5c, और इधर क्या है 5b², तो 5 का कितना हो जाएगा 25c², ये 5b²। अब 5 से इसको काटेंगे, 25 को 5 बार कटेगा, कितने बार, 5 बार, तो b² का मान हमारा कितना आएगा, 5c² आ गया, कितना आ गया, b² को उधर लिख लिया, ये क्या बचा, 5c² को इधर लिख लिया, जैसे हमने इसको लिखा था उसी तरह से इसको लिख लिया। अब देखें वही लैंग्वेज आपको यहाँ लिखनी है, मैंने बोला a² 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर क्या है, b² 5 से विभाजित है, तब b भी वही लिखना है आपको। देखो यहाँ पर a भी था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, b भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए यहां a भी 5 से विभाजित था और b भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, a और b में कोई एक नंबर ऐसा है जो a में आ रहा है और b में भी आ रहा है, a में आ रहा है और b में भी आ रहा है, पर हमने ये माना था a और b सहभाज्य संख्या होती है। सहभाज्य संख्या ऐसी होती है जिनमें केवल और केवल एक कॉमन आता है, क्या आता है, 1, जिनका ऐसे बता है 1। अब देखो 5 a में भी मिल रहा है, 5 b में भी मिल रहा है, इसका मतलब 5 और भी आ रहा है, पर जो हमने माना था वो क्या माना था, सहभाज्य संख्या है, तो जो हमारी परिकल्पना हो रही है वो क्या हो रही है, गलत सिद्ध हो रही है। तो यहां लिखेंगे अतः a व b में कम से
कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच है। क्या है? पांच है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। जैसे कि ए का मान मैं यहां लिख दूं 5 सी है, बी का मान लिख दूं 5 सी है। अब मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। उभयनिष्ठ क्या है? 5 है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 5। जबकि मैंने आपको बताया सहभाज्य संख्या वो होती है जिनका एचसीएफ 1 होता है, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारी परिकल्पना है वो गलत है। गलत है इसका मतलब परिमेय ने इसको माना था, जो परिकल्पना हमारी गलत निकल रही है, इसका मतलब √5 की संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ रखेंगे अतः ए और बी में कम से कम एक गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि 5 दोनों मारा है। और भी हो सकता है पर कम से कम उसमें एक हो सकता, कम से कम एक तो आ ही रहा है 5, और भी हो सकता है तो पता नहीं है, पर हमें एक तो दिख ही रहा है 5। यहाँ पर 5 तो दिख ही रहा है हिसाब साफ। यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है ए बी, पर 5 हमें दिख रहा है, तो कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमारी परिकल्पना परिकल्पना गलत, ऐसे बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं, या मैंने आपको कराया था वो विरोधाभास वाला, उससे भी कर सकते हैं। यह विरोधाभास यह विरोधाभास वाला कर लीजिए, क्योंकि आप यही कर रहे हैं। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि √5 एक परमेय संख्या है। क्या संख्या है? परमेय संख्या है। हमने इसको क्या माना था? परमेय संख्या माना था, जो कि हमारे गलत है। हमारी कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि √5 एक परमेय संख्या है। अर्थात निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या संख्या है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। तो देखें, पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर बी का अगर मल्टीप्लाई करना होता है, वर्क करेंगे, यहां लिखेंगे ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब ए भी 5 से विभाजित होगा। अब जब ए 5 से विभाजित होगा, आपको ए यहाँ लिख लेना है, और यहाँ पर बी स्क्वायर किएगा, क्या आएगा? सी। जहां एक सी एक पूर्णांक है, ए के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे, ये मान लिया। उसी रहते हमारा यहाँ पर एक बन जाता है सी स्क्वायर बराबर 5b, बी स्क्वायर बराबर बनेगा 5c स्क्वायर। अब बी स्क्वायर 5 से विभाजित, तब बी भी 5 से विभाजित होगा। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है कि √5 एक परमेय संख्या, हमने जो परमेय माना था। अर्थात निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसा एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कराता हूं, देखते हैं। अब देखते हैं, सेम क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको वही करना है, पहले क्या करना है, √7 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। √7 इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, अब क्या करेंगे, b का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो √7 b, इधर क्या आएगा a, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर, समीकरण नंबर मान लेंगे इसको 1। यहाँ लिखेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, चलो ये लिख दे रहा हूं। ए स्क्वायर, सात की क्या लिखना, 5 से 7 से विभाजित है। कैसे विभाजित है? 7 से विभाजित है, विभाजित है, तब ए भी 7 से विभाजित होगा।
विभाजित होगा, तब मैंने बताया था ए 7 से विभाजित, तो ए मान लेंगे यहाँ पर। अब 7C, जहां C एक पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है। इस ए के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? ये लिखा हुआ ए एक ये क्या रखेंगे? 7C का होल स्क्वायर, यहाँ 7B स्क्वायर, 7 का कितना हो जाएगा? 49C स्क्वायर, 7B स्क्वायर। 7 से 49 काटेंगे कितने बार? 7 बार। तो यहाँ क्या आएगा हमारा? 7C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। अब सीधा कर लेंगे इसको, B स्क्वायर बराबर 7C स्क्वायर। अब देखें वही लिखना है आपको यहाँ पर, B स्क्वायर 7 से विभाजित है, तब BB 7 से विभाजित होगा। अब इतना देखो, अब आपको दोबारा कर रहे हैं, आपको आसान लग रहा होगा, केवल वही स्टेप करने हैं, कुछ भी अलग नहीं करना होता। अब देखो यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिखनी है, तो लैंग्वेज लिखेंगे अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 7 है, क्योंकि इसमें कितना आ रहा है? 7 है। परंतु ये वाली मैंने लाइन लिख रहा हूं, ये लाइन मैंने पिछली वाली क्वेश्चन में लिखी थी, ये लाइन आपको जोड़नी नहीं है। परंतु इस केवल बताई थी, लिखी नहीं थी, मैंने आपको बताई थी, केवल लिखी नहीं थी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए व बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं, मैंने केवल आपको ये बात पहले समझा दी थी कि ये हमने संख्याएं होती है वो कैसी सहभाज्य संख्या है। तो पहले मैंने ये लाइन नहीं लिखी थी, अब लिख दिया है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है। जब सहभाज्य संख्या होती है तो उनमें कोई भी एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता, पर इसमें क्या आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है, कम से कम 7 कॉमन आ रहा है गुणनखंड। तो हमने क्या लिखा? इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है। यह विरोधाभास, इसके आगे क्या लिखेंगे? यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है कि √7 एक परमेय संख्या है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √7 एक परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरमेय संख्या है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √7 कैसी संख्या है? एक अपरमेय संख्या है। इसके आगे वही लैंग्वेज लिखनी है आपको, सेम, कुछ नहीं करना। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि √7 एक अपरमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, ये लाइन नहीं लिखी थी, उसमें ये लाइन लिख देना, सेम क्वेश्चन था। यदि आप 2-3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आपको काफी आसान लगेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 6वीं का हमारा पहला पॉइंट रह गया था, जितने भी क्वेश्चन रह गए थे मैं सभी आपको करवा दिए। ये लास्ट पॉइंट है हमारा, और इस एक्सरसाइज का भी, और ये छूट गया था वो भी। इसमें बोला सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको मानेंगे पहले उल्टा, माना 1/√2 क्या है? एक परमेय संख्या है। ठीक है, तब यह आता है 1/√2 इक्वल टू a/b। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो उल्टा करते हैं पहले, यहां से यहां पे आप ऐसा कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा?
बी का करेंगे बने बी आएगा, इसका करेंगे तो √2 = a। अब देखो आपको यहां से सेम कर सकते हैं, दोनों बच्चों को क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2a²। अब यहां क्या लिखेंगे आप, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, यहां दोबारा दोबारा लिख दिया, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब बी भी 2 से विभाजित होगा होगा तब क्या मानेंगे, b = 2c, इसको मान लें समीकरण नंबर 1। अब देखें मैं जहां c क्या है, एक पूर्णांक है, अब b का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो 2c होल स्क्वायर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यहाँ पर लिख लेना आप समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, 2c यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a², तो ये हो जाएगा 4c², ये 2a², 2 से काटेंगे 4 को कितना आएगा, 2 बार कटेगा ये, तो a² बराबर आ जाएगा हमारा 2c², 2 से हमने 4 काट दिए, तो ये 2c², एक उधर लिख देंगे 2c²। अब देखो आपको वही लैंग्वेज लिखनी है, यहाँ पर सेम कर रही है, लैंग्वेज लिख दे रहा हूं मैं, अतः a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। यहाँ पर आपको वो वाली लाइन लगी, कौन सी वाली लाइन लगी आपकी, मैं जी आपको पहले बाद में लिखनी थी, b² 2 से विभाजित, तो यहाँ पर लिखेंगे a² 2 से विभाजित है, तब a भी 2 से विभाजित होगा, ए भी 2 से विभाजित होगा, तो a² 2 से विभाजित होगा, तो a भी 2 से विभाजित होगा, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। तो यहाँ पर अब आप लैंग्वेज लिखेंगे, ये लिखने के बाद अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहभाज्य संख्याएं, यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना प्राप्त होता है कि 1/√2 की 1/√2, यहाँ पर कुछ 1/√2 आएगा, क्या आएगा 1/√2 एक परिमेय संख्या है, चलो मैं लिख दे रहा हूं, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a व b सहअभाज्य हैं। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है, आप लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना प्राप्त होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप सेम लैंग्वेज लिख लेना यहां से। तो ये क्वेश्चन आपके मैंने टाइप वाइज कराए, आप यदि 2-3 बार इस वीडियो से क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं तो 2 बार में आप ये लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगी और ये क्वेश्चन भी इस तरह कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, ये क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का 100% आता है और बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप केवल 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। 3 नंबर काफी होते हैं, 3-3 नंबर में इंग्लिश में, आप हिंदी में यदि याद करेंगे तो आपको काफी याद करना पड़ता है। तो ये लैंग्वेज केवल 2-3 लाइन की होती है, ज्यादा लैंग्वेज नहीं है। तो
ये हमारी आज एक्सरसाइज 1C कंप्लीट होती है। चैप्टर 1 की वास्तविक संख्या होगी। ये एक ही वीडियो मैंने पूरी एक्सरसाइज खत्म करवा दी है आपकी, और सभी क्वेश्चन क्रम वाइज करवाए, कोई भी क्वेश्चन मैंने आपका छोड़ा नहीं है। ठीक है, तब अब आपको क्या करना है, ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करनी है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों। यदि आप वीडियो देख रहे हैं या आपको लग रहा होगा कि 1 घंटे की मेहनत है, इस वीडियो को बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो प्लीज मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और लाइक करें वीडियो को, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब